जय हिंद। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले एंशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम कल आज एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिए, फिर हम मौर्यन पढ़ लिए, फिर गुप्ता पढ़ लिए, फिर आके स्टोन एज पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, सारा चीज़ मिक्स हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वही हमको कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक खाका तैयार कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उस हिसाब से फिर तो ताकि आप लोग का भी माइंडसेट बना रहे कि हाँ अब अगला दिन ये पढ़ना होगा, अगला दिन ये पढ़ना होगा, ये नहीं कि हम कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखिए आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैं लिखने से ज़्यादा मैं बोलूंगा और आपको समझाने पे फोकस करूंगा, ताकि आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे उसको लिखते चले जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। प्री, वो एंशियंट, मॉडर्न और मेडिएवल नहीं, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री को सिंपल। अब क्या होगा, प्री में क्या हो जाता है, यहाँ पे ना तो लिपि मिला है और ना ही लिखने को मिला, बस यहाँ का अवशेष मिला है। प्रोटो में क्या हुआ है, आपको मिला, लिपि तो मिला है लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और हिस्टोरिक में क्या हुआ, हिस्ट्री में कि लिपि भी मिला, हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं और उसके बाद सारा जो भी है वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टोन एज। स्टोन एज का होता है 5 लाख से लेके 10,000 साल तक का, ठीक है। फिर प्रोटो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हिस्ट्री, वैदिक कल्चर के बाद का जो भी एरा होगा वो क्या हो गया, हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। अब देखिए, अब हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को हम समझते कहाँ से हैं, एंशियंट हिस्ट्री का हमको स्रोत कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहला मिलेगा हम लोग को पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत। और दूसरा क्या मिलता है हम लोग को, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब पूरा तात्विक में क्या क्या आ जाएगा, तो अभिलेख आ जाएगा, जैसे अशोक का अभिलेख, गुप्ता पीरियड का अभिलेख, एरन अभिलेख, फिर स्टैच्यू, फिर मूर्तियां आ जाएगी। मूर्तियां सब भी हम देखते हैं, जैसे हड़प्पा में जो सील मिला हुआ था, फिर यक्ष यक्षिणी का मूर्ति, फिर स्मारक, स्मारक और भवन को भी हम देख के हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। फिर चित्रकला, सिक्के, मोहरे, ये सब क्या बताती है हम लोग को, पुरातात्विक स्रोत हो गया। और साहित्यिक स्रोत क्या हो गया, तो साहित्यिक स्रोत जैसे जितना भी बुक सब हो गया, जैसे ऋग्वेद, बौद्ध का जो साहित्य हो गया, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर इसका ही अलग अलग ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब क्या हो गया, आपका साहित्यिक स्रोत हो गया। तब समझ गए एंशियंट हिस्ट्री में 2 पार्ट कहाँ से हमको मिलता है इंफॉर्मेशन, पुरातात्विक से, जैसे अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, चित्रकला हो गई, मुहरे हो गई। और साहित्यिक स्रोत में क्या हो गया आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद को समझाने के लिए डिफरेंट पार्ट में बांटा गया हुआ है, तो वो क्या हो गया, अरण्यक, फिर उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, मूर्त, उसके बाद बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब क्या हो गया आपको लिखित साहित्यिक स्रोत हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किया, प्री हिस्टोरिक एरा। अब स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ये सब हम उसको डिटेल में देखेंगे जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज हम अभी बस थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, ठीक है। तो पहले ये देखिए, प्राग ऐतिहासिक को कितना पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया, निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल।
ठीक है। अब नवपाषाण काल को भी दो पार्ट में बांट दिया गया, आद्य ऐतिहासिक काल और ताम्र पाषाणिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ, और ताम्र पाषाणिक काल में क्या हुआ, मेटल एज आया, मेटल का यूज होना शुरू हुआ। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे तो हमारा आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका नगर योजना कैसा रहा, प्रमुख कुछ स्थल जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, चंदूहारो, लोथल, बनावली, धौलावीरा। फिर इसका हम क्या देखेंगे, इसकी लिपियां देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां देखेंगे। फिर इसका सामाजिक जीवन कैसा रहा, राजनीतिक जीवन कैसा रहा, आर्थिक जीवन कैसा रहा, धार्मिक जीवन कैसा रहा, और फिर इसका पतन कैसे हुआ, हम इसके बारे में देख लेंगे। फिर जब हम लोग का ये सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे वैदिक काल में। फिर वैदिक काल को भी दो पार्ट में बांटा गया हुआ है, क्या क्या है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, शायद यहाँ पे लिखा भी होगा। चलिए, फिर इसको विभाजन क्या किया गया, ऋग वैदिक काल में, और ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, और उत्तर वैदिक काल में। फिर हम इसका देखेंगे कि भौगोलिक विस्तार क्या था, इनकी आर्थिक स्थितियां कैसी थी, सामाजिक स्थितियां कैसी थी, धार्मिक स्थितियां कैसी थी, राजनीतिक स्थितियां कैसी थी। सेम चीज हम इसके बारे में भी देखेंगे। और ये कौन भगवान को पूछते थे, ये कौन सा भगवान को पूछते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग जाएंगे तो महाजनपद काल, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, और महाजनपद का उदय कैसे हुआ। फिर उसी में कुछ 16 जो महाजनपद है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद के बारे में भी देखेंगे डिटेल में, जैसे काशी, कौशल, मगध, अंग, कुरु, पांचाल, इस सब के बारे में हम फिर देखेंगे। और उसके बाद जब महाजनपद का जो डिक्लाइन हुआ उसके बाद आती है कुछ मगध। अब मगध क्या हुआ, अपने आप को एक राजा के रूप में, मतलब एक बलशाली के रूप में अपने आप को फिर उभारा, और हम जानेंगे कि मगध ही क्यों डेवलप कर पाया इतना। फिर उसका हम देखेंगे क्या चीज, फिर राजा इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहला जो डायनेस्टी बना हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद आ जाएगा शिशुनाग, फिर नंदवंश, फिर नंदवंश को खत्म करके आता है मौर्यन। उसी समय क्या होता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म और कुछ अलग अलग सेक्ट जैसे मक्खी घोषाल, आजीवक सेक्ट, ये सब का भी उदय हुआ। फिर उसी समय कुछ फॉरेन इन्वीजन भी हुए, विदेशी आक्रमण, जो ईरानी और यूनानी का हुआ था। यूनानी सिकंदर, जिन्होंने कब किया था, 326 बीसी में आक्रमण किया था। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे मौर्य एरा पे, मौर्य साम्राज्य पे। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य, सॉरी, बुद्धिज्म के बारे में देख लेते हैं। फिर बुद्धिज्म में हम क्या क्या देखेंगे, फिर बुद्ध का महाचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, बौद्ध का साहित्य क्या क्या है। उसके बाद देखेंगे हीनयान, महायान के बारे में। फिर जैन धर्म का देखेंगे कि जैन धर्म का क्या दर्शन रहा, उनका त्रिरत्न क्या है, दर्शन क्या है, जैन साहित्य क्या क्या है। फिर हम आएंगे मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका फाउंडर कौन था। तो इसका टाइम पीरियड था 325 से 185 बीसी। इसका फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से, तो कौटिल्य की सहायता से हुए, अपने आप को एस्टेब्लिश किया, किसको खत्म करके, तो नंदवंश को खत्म करके। फिर उसके बाद बिंदुसार आया, फिर उसका एक महान शासक बना अशोक, और सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ। क्यों मौर्य साम्राज्य पतन में आया, पतन हुआ, उसके बाद बृहद्रथ को खत्म करके आया शुंग डायनेस्टी। सॉरी दोस्तों। फिर पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे शुंग वंश,
फिर कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और संगम वंश, जो कि कहाँ का था, साउथ का था। साउथ के बारे में देखेंगे, चेर चोल पांड्या के बारे में देखेंगे। फिर उसी समय क्या हुआ, कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, ISP के, इंडो ग्रीक, जिसका कौन था, जिसको कौन लीड कर रहा था, तो मिनांडर, फिर शक, पार्थियन, उसके बाद कुषाण। इसमें क्या हुआ, 78 AD में शक संवत स्टार्ट हुआ। फिर इसके बारे में हम कुछ देखेंगे, इसका व्यवस्था कैसा था, इसका न्यायिक व्यवस्था कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में। फिर हम ऐसे बढ़ के हम आ जाएंगे गुप्ता एरा में। फिर गुप्ता एरा को देखेंगे, जो कि इसका फाउंडर कौन था गुप्ता का, आपको कमेंट में बताना है। वैसे श्रीगुप्त था, ठीक है, श्रीगुप्त। फिर हम देखेंगे इसके कुछ महान शासक के बारे में, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है इतिहास का। अब उसके कुछ महान शासक के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, फिर समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, जिसको नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, विंसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद देखेंगे इसके कुछ मुद्राएं, इसके असैन्य अभियान, उसके बाद विजय नीतियां कैसी थी। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे हम, विक्रमादित्य, जिनका दूसरा नाम था नवरत्न, और इसके ही काल में क्या रहते थे, नवरत्न, जैसे कालिदास, वारामिरी, ऐसे ही 9 नवरत्न रहा करते थे। फिर इसी समय क्या हुआ था, फाहियान का यात्रा हुआ, इसके बारे में हम देख लेंगे। फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया, तो कुमारगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त के टाइम हुनों का आक्रमण हुआ। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री मान लीजिएगा 10 क्वेश्चन आता है ना, 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे बन जाएगा आपको। फिर गुप्तोत्तर काल देख लेंगे, गुप्तोत्तर में हर्षवर्धन आ गया। फिर त्रिपक्षीय स्ट्रगल, संघर्ष, कन्नौज पर अधिकार के लिए जो 3 शक्तियां आई थी, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब। फिर उसके बाद क्या आता है, राजपूत वंश भी कुछ देख लेंगे हम लोग, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गया कन्नौज का। उसके बाद आ गया पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। फिर गौर वंश के बारे में, पूर्वी गंग वंश के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुप्ता पीरियड का कृषि व्यवस्था कैसा था, कर व्यवस्था कैसा था, मुद्रा कैसा था, उद्योग एवं व्यापार कैसे थे, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, शूद्रों की स्थिति कैसी थी, दासों की स्थिति कैसी थी। फिर ये आपको एक इमेज के रूप में भी डाल दिया गया है, ताकि आपको क्या हो, अब बेहतर ढंग से आप समझ भी सके। एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे प्री हिस्टोरिक स्टोन एज आया, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर वैदिक एज आया, फिर राइज ऑफ महाजनपद आया, इसी में क्या आ गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसी के टाइमलाइन के बीच में आया, फिर मौर्यन एम्पायर, फिर अर्ली मेडिएवल ट्रांजिशन जिसमें शुंग वंश सब आ गया, फिर गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट मॉडर्न एरा, और उसके बाद आ गया अर्ली डेवलपमेंट ट्रांजिशन। ठीक है दोस्तों, तो कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोन एज, और हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।